दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम इंडिकेटर के तौर पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे जो कि है 100 का। उसी के साथ ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए जो कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो और ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम के साथ आगे जाकर शॉर्ट टर्म में ही बढ़िया मूवमेंट आए, जो कि हम एक मोमेंटम को कैप्चर करके थोड़े से दिन में, यानी कि ज़्यादा दिन के लिए होल्ड नहीं करेंगे, कुछ दिन में ही बढ़िया सा प्रॉफिट कमा कर एग्जिट भी करेंगे। तो वो किस तरह से किया जाता है ये पर्टिकुलर वीडियो में हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, EMA 100 प्लस ब्रेकआउट प्लस मोमेंटम। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 का इस्तेमाल ब्रेकआउट को कैप्चर करने के लिए और मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और ये सबको मर्ज करके किस तरह से ट्रेड लिया जाता है यहाँ पे हम पहले समझ लेने की कोशिश करेंगे। पहले हमें ये तो समझना होगा कि रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में मुश्किल आती है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि कोई स्टॉक इस तरह से ट्रेड कर रहा है, नीचे से ऊपर जाते जाते एक रेजिस्टेंस बना दिया और इसमें गिरावट आई। जब भी ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है कि स्टॉक ऊपर गया, एक लेवल पे रुका और वहां से नीचे आया, अभी जो भी लेवल पे रुका है वो स्टॉक का रेजिस्टेंस है, वही लेवल पे हमें एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है इस तरह से। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक का चार्ट यहाँ पे है, लेकिन हमने जो रेजिस्टेंस लाइन मार्कआउट की है वो यहाँ तक मार्कआउट की है। यानी कि जब भी स्टॉक में मोमेंटम आएगा अपसाइड में तो स्टॉक डेफिनेटली ये लेवल पे जाएगा और उसको ब्रेक करेगा। तो ये हमें पहले से ही पता लग रहा है, लेकिन प्राइसेस अभी तक यहाँ पे ही है। तो हमें खाली वेट एंड वॉच करना है कि ये ब्रेकआउट कब देता है। अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो एक ही बार में ब्रेक नहीं होते, यानी कि इस तरह की सिचुएशन में जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए स्टॉक यहाँ पे आया, ऊपर गया और ये लेवल पे रुका है, तो यहाँ पे जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो इजीली ब्रेक नहीं होते। मल्टीपल टाइम स्टॉक को हिट करना पड़ता है रेजिस्टेंस को और फाइनली उसको जाकर ब्रेकआउट मिलता है। तो ये फिर से नीचे आएगा, बहुत सारा नीचे आएगा, कुछ समय यहाँ पे लगाएगा। अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे तो अटक जाएंगे, तो यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, रुकना है। तो फिर ये स्टॉक ऊपर जाएगा, यहाँ से ही नीचे आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन बनाते बनाते आगे जाकर कहाँ पे, तो एक बड़े वाले ब्रेकआउट के साथ फाइनली ये रेंज को ब्रेकआउट देगा। जब भी रेंज को ब्रेकआउट मिलता है अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ, वो टाइम पे हमें EMA 100 का स्टेटस देखना है। EMA 100 विथ रिस्पेक्टिव प्राइस और उसी के साथ EMA 100 का स्लोप भी देखना है। अभी पहले EMA 100 विथ रिस्पेक्टिव प्राइस, यानी कि अगर EMA 100 ये पिंक कलर के लाइन में इस तरह से दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे यही हो रहा है कि प्राइसेस EMA 100 के ऊपर है। राइट, ये EMA 100 है पिंक वाला और ये ब्लू वाले प्राइसेस है, तो प्राइसेस हमें EMA 100 के ऊपर दिख रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि स्टॉक अच्छे खासे अपट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसी के साथ हमें और एक देखना पड़ता है जिसको हम कहते हैं EMA का स्लोप। तो स्लोप किस तरह से देखना है, तो सिंपली EMA 100 की डायरेक्शन हमें देखने की, कौन से डायरेक्शन में ये EMA 100 की लाइन जाती हुई दिख रही है। पहले अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली ये निचले साइड में दिख रहा था, फिर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल दिख रहा था, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें स्लोप जो है वो अप साइड में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये ब्रेकआउट के टाइम पे हमें थोड़ा सा रिसेंट EMA का सिनेरियो देखना है कि वो किस तरह से है। ब्रेकआउट के टाइम पे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिला है, अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट मिला है, लेकिन वो टाइम पे EMA 100 का स्लोप कैसा है। स्लोप देखेंगे तो ये भी अपसाइड में जाता हुआ दिख रहा है, तो ये हमें मोमेंटम के इंडिकेशन देता है। पहला तो ये प्राइस के, यानी कि प्राइसेस EMA 100 के ऊपर होने चाहिए, यानी कि हमारे जो प्राइसेस है EMA 100 के ऊपर होने चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया है। लेकिन सेकंड क्राइटेरिया अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो जो EMA का स्लोप है वो भी अगर इस तरह से अपसाइड में जाता हुआ दिखेगा तो ये हमें और भी कंफर्मेशन देगा कि इसमें अभी मोमेंटम आगे जाकर बन सकता है। लेकिन मोमेंटम कब बनेगा, जब भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस ब्रेकआउट होंगे तब, जो कि ये सिचुएशन में होते हुए दिखे हैं। जब भी ये सिचुएशन मिलती है तो ये कैंडल का हाई लो भी रहेगा, तो हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और सिंपली 1:2 का टारगेट आने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं।
कभी कभी ये ब्रेकआउट आपको इजीली नहीं मिलेगा, थोड़ा चार्ट पे अलग भी सिचुएशन बन सकती है जब भी हम लाइव बेसिस पे स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं तब। तो यहाँ तक जो भी हमने थ्योरेटिकली सीखा है मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी प्रैक्टिकली हम एक एग्जाम्पल लेंगे और वहां पे समझ लेने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल चार्ट पे ये सिनेरियो किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने केयर रेटिंग्स लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर इंडिकेटर के तौर पर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है जो कि है 100 का क्लोजिंग का, जो कि ब्लू कलर के लाइन में आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम प्योरली प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने वाले और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आई थी यहाँ तक और फिर स्टॉक में गिरावट आई, तो यही लेवल को पकड़ते हुए हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये लेवल पे एक सिचुएशन बनी थी जहां पे कैंडल ट्रेड करते करते ऊपर गई थी, तो यहाँ पे एक हाई बना दिया लेकिन नीचे आकर क्लोज आउट दी, इसको ब्रेकआउट नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे कोई भी कैंडल नहीं है, खाली अपर शैडो हमें दिख रहे हैं, यानी कि ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था स्टॉक लेकिन क्लोजिंग सक्सेसफुली नहीं दे रहा था और उसकी वजह से इसमें गिरावट आ रही थी। तो वो करते करते जो भी एक शैडो बनी थी और जिसका एक हाई यहाँ पे बना था, तो वो भी हाई को हम पकड़ेंगे और इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे। जब भी हम ये मार्कआउट करते हैं तो ये हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है, जो कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन गया। दोनों भी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस आगे जाकर एज ए रेजिस्टेंस वर्कआउट होने वाले हैं। हमें ट्रेड में एंट्री करने के लिए ऊपर वाले रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का इंतजार करना है, क्योंकि नीचे वाला रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगा तो इमीडिएट बेसिस पे ऊपर एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको नहीं ब्रेक करेगा तो फिर से नीचे जाएगा और अटक जाएगा। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया तो ब्रेकआउट नहीं हुआ था। अभी ये लेवल पे आप देख सकते हैं कि नीचे वाली लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल्स दिख रहे हैं लेकिन इसमें गिरावट आई। क्यों गिरावट आई? क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक और रेजिस्टेंस था जिसको भी ब्रेक करना इंपॉर्टेंट था, जिसको इसने नहीं किया और इसमें गिरावट आई, तो इसीलिए हमें सबसे ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उसके ब्रेकआउट होने का इंतजार करना है। उसके बाद देखेंगे तो ये कैंडल फिर से ये लेवल तक जाती हुई दिखे, हालांकि थोड़ा नीचे थी लेकिन यही लेवल से निचले साइड में इसमें फिर से मूवमेंट आया था। उसके बाद देखेंगे तो ये कैंडल ने फिर से ब्रेकआउट दिया निचले ट्रेंड लाइन को, लेकिन ये फिर से थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आया। यहाँ पे कुछ कैंडल्स ने ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं मिला था। और उसके बाद फाइनली अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक बड़े वाले कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट मिला और उसके बाद इसमें मोमेंटम बन गया। अभी हालांकि देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप भी बना था और उसी के साथ एक बड़ी वाली सी कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखी, जो कि अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे कैंडल के अकॉर्डिंग तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी इसके हिसाब से भी देखने की कोशिश करेंगे तो इसका हाई लगभग 1400 के आसपास है। इसका स्टॉप लॉस अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 1270 के थोड़ा सा नीचे दिख रहा है अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें जो फर्दर मोमेंटम आया लगभग अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 1600 के आसपास आया। तो बड़ी वाली कैंडल है, फिर भी ये 1:1 तो कुछ ही दिनों में आराम से चला गया। अगर इसमें फर्दर मोमेंटम बना होगा तो ये डेफिनेटली और भी अच्छा खासा गया होगा। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की बड़ी कैंडल मिलती है तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो इसमें थोड़ा वेट करके अगर प्राइसेस नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली एंट्री से स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट बढ़िया मिलता है, तो रिस्क रिवॉर्ड मिलने की संभावना यहाँ पे होती है। तो नीचे आने के बाद अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो फिर से मैं ये ऊपर वाली ही अभी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ। तो प्राइसेस नीचे कहाँ तक आए थे? तो ये लेवल तक आए थे। तो मैं जो बना है उसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो 1340 1350 के आसपास एंट्री बनती, 1250 1270 के नज़दीक हमारा स्टॉप लॉस बनता और ऊपर 1600 के आसपास ये टारगेट तक गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1:2 के आसपास का यहाँ पे हमें टारगेट मिलता हुआ दिखा है। तो जब भी बड़ी वाली कैंडल बनेगी तो प्राइसेस को थोड़ा सा नीचे आने देने का इंतजार करना है। जैसे ही प्राइसेस नीचे मिलते हैं तो वहाँ पे एंट्री करनी है, क्योंकि वहाँ से स्टॉप लॉस नज़दीक होता है और ऊपर जाएगा तो टारगेट भी बढ़िया मिलता है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मिलता है। अब ये सिचुएशन पे ईएमए को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले ईएमए के ऊपर प्राइसेस थे लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा था क्या? नहीं, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। ईएमए का स्लोप भी अपसाइड में था लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद ही मोमेंटम मिलता है। उसके बाद जैसे जैसे प्राइसेस नीचे जाने लगे ईएमए का स्लोप भी अगर आप देखेंगे तो निचले साइड में ही दिख रहा है।
तो ये लेवल तक अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल जब तक, ये मोमेंटम जब तक नहीं बना था तब तक ईएमए का स्लोप नीचे था, लेकिन ये मोमेंटम जब बना तो ईएमए का स्लोप अपसाइड में जाता हुआ दिखा। फिर भी हमने एंट्री नहीं की क्योंकि ब्रेकआउट का इंतजार था, और फाइनली ये कैंडल पे जब भी ब्रेकआउट मिला तो वो टाइम पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ईएमए का स्लोप इस तरह से अपसाइड में जाता हुआ दिखेगा। तो ये सिचुएशन मोमेंटम का इंडिकेशन देती है, और उसके बाद देखेंगे तो ईएमए 100 का स्लो भी अपसाइड में कंटिन्यू हुआ और प्राइसेस भी तेजी के साथ ऊपर गए। कुछ ही दिनों में हमें यहाँ पे प्राइसेस में बढ़ोतरी आती हुई दिखी। तो इस तरह से ट्रेड कैप्चर करेंगे विथ रिस्पेक्टिव टू ईएमए 100 और विथ रिस्पेक्टिव टू ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट भी किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, कौन से ब्रेकआउट को नहीं पकड़ना है, कौन से ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना है, और उसके बाद मोमेंटम किस तरह से आता है, हमने यहाँ पे पूरी चीज़ें समझ लेने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।